हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईएएस। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं एंड डायरेक्टिव्स होते हैं। आपने काफ़ी सारे मेंस के क्वेश्चंस देखे होंगे। उन क्वेश्चंस के पीछे या उन क्वेश्चन के पहले आपको ऐसे वर्ड्स देखने को मिले होंगे कि कमेंट अपॉन या डिस्कस या एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन। ये सारे क्वेश्चंस हमको क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है ये समझने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीजें, ये जो सारे डायरेक्टिव्स हैं, इन सारे को हम कंपाइल करके एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करेंगे, जिससे कि हमारे जो मेंस के आंसर के मार्क्स हैं ये बढ़ सकें। इम्पोर्टेंस इसकी ये होती है कि क्वेश्चन जो टोन में पूछ रहा है और क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, आपसे क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को समझने में पूरी तरीके से मदद मिलती है डायरेक्टिव्स, अगर आपने इन डायरेक्टिव्स को अच्छी तरीके से समझा है। साथ ही साथ जो टोन, जैसे कि इससे हमको ये समझ में आता है कि किस टोन में हमको आंसर करना है, क्या परसेंटेज रखना है हमको, कि जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया उसके पक्ष में और विपक्ष में क्या परसेंटेज में अनुपात में हमको रेशियो में आंसर देना है। ठीक है, और साथ ही साथ किस टोन पे आपको आंसर को अपने एंड करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमको समझने में काफ़ी मदद करते हैं डायरेक्टिव्स। और साथ ही साथ जो एग्जैक्ट डिमांड है क्वेश्चन की, उसको कैटर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। क्योंकि आपने काफ़ी बार टॉपर्स की वीडियोस से भी सुना होगा कि बेसिकली जो डिमांड है, क्वेश्चन क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है वही हमको लिखना है। अगर हम कुछ भी लिखेंगे या बीटिंग अराउंड द बुश करेंगे तो हमको उतने मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो मार्क्स बढ़ाने के लिए हमको जो डायरेक्टिव्स हैं उनको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। उससे पहले, अगर आपने स्टडी आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्टडी आईएएस के चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर जो किसी भी आंसर का होता है वो यहाँ पर मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है। आप यहाँ पर देखिए कि बेसिक फीचर्स जैसे कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किसी भी आंसर राइटिंग में सेम ही रहने वाला है। अब क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आप यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ओमिट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, और ज़्यादातर चीज़ों में ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करते हैं, जैसे कि जो बैकग्राउंड हो गया, डिटेल हो गया, आर्गूमेंट्स इन फेवर, आर्गूमेंट्स अगेंस्ट, चैलेंजेस और स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर आप कुछ लीगल एड भी डाल सकते हैं क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। तो यहाँ पर हमको किस चीज़ में कितना चेंज लाना है ये डिफाइन कौन करेगा? क्वेश्चन। और क्वेश्चन को समझने के लिए हमको उनके डायरेक्टिव्स को समझना जरूरी है। देखिए, यहाँ पर मैंने जो भी हमारे डायरेक्टिव्स हैं उनको एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करने के लिए कैटेगरी वाइज उनको डिवाइड कर दिया है। अब देखिए, इस कैटेगरी का मतलब क्या है। इस कैटेगरी का बेस ये है कि काफी सारे डायरेक्टिव्स होते हैं, सिमिलर जैसे होते हैं, ठीक है। उनमें लगभग एक ही चीज ही लिखनी होती है, बट उनके नाम अलग अलग होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या लिखें उसमें क्या लिखें। तो यहाँ पर मैंने उनको एक कैटेगरी में रख दिया है और उस कैटेगरी को पूरी तरीके से समझा दिया है। अब देखिए, जो कैटेगरी 1 से लेकर 7 तक 7 कैटेगरीज है। जो कैटेगरी 1 है यहाँ पर आपको ज़्यादातर फैक्चुअल बेसिस रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो एनालिसिस है, एनालिटिकल पार्ट है, उसका वेटेज काफ़ी कम रहेगा। जबकि कैटेगरी 7 में जो एनालिटिकल पार्ट है, मतलब जो आपकी सोच है, समझ है, आपका आपके जो सजेशंस हैं या आपके कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स है जो फॉर में हो सकते हैं या अगेंस्ट में हो सकते हैं, ये सारी चीज़ आपको जब कैटेगरी 7 की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। जबकि जो कैटेगरी 1 या फिर जो इनिशियल कैटेगरीज के जो हमारे डायरेक्टिव वर्ड्स रहेंगे, वो रहेंगी ज़्यादातर फैक्चुअल बेसिस पे, जिसमें आपको डायरेक्टली डेफिनेशंस या एक्सप्लेनेशंस पूछी जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं कैटेगरी 1 को लेकर। तो कैटेगरी 1 के अगर हम देखें तो जैसे कि इलिस्ट्रेट आता है, क्लैरिफाई आता है, थ्रो लाइट ऑन, एलेबोरेट, एक्सप्लेन, हाईलाइट। अब जो एक्सप्लेन है और इलस्ट्रेट है, ये तो आपने काफ़ी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा ही होगा। ये काफ़ी ज़्यादा आता है, एलेबोरेट भी आपने देखा होगा। तो बेसिकली इनका काम क्या है, ये बेसिकली ये चाहते हैं कि जो भी टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है, तो डिमांड उस क्वेश्चन की ये रहेगी कि उस टॉपिक को की नॉलेज आपको कितनी ज़्यादा डेप्थ में है, ठीक है। तो वो नॉलेज किस तरीके से, मतलब कि जो क्वेश्चन है या टॉपिक है, वो टॉपिक क्या टॉप उस टॉपिक का मीनिंग क्या है, हाउ, वाई, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, ये आपको पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और आप उस टॉपिक का एक डिटेल्ड अकाउंट दे सकें, राइट।
और जो भी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट रहेगा वो तो रहेगा ही, साथ ही साथ इसमें आपको क्या करना है, आपको पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके पास सब्सटेंशिएट करने के लिए डेटा है या रिलेवेंट रिसर्च है, फैक्ट्स है, वो सारे भी आपको यहाँ पर ऐड करने होते हैं। जैसे कि जो इलस्ट्रेट है, तो इलस्ट्रेट में आप ज़्यादातर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक एग्जाम्पल कम से कम दें या फिर कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा दें, ताकि आपका जो क्वेश्चन है उस पे उसका जो वेटेज है वो बढ़े, राइट। तो क्लैरिफाई, तो बेसिकली अगेन यहाँ पर ये जो बाकी की जो क्लैरिफाई टर्म्स है, एल्यूसिडेट, एल्यूसिडेट मतलब ये होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताइए, एकदम ल्यूसिड वे में बताइए कि वो जो आंसर चेकर है वो एकदम आराम से समझ जाए। क्लैरिफाई में उस टॉपिक की एकदम डेप्थ में नॉलेज आके उसको क्लियर कर दीजिए, राइट। थ्रो लाइट ऑन किसी पर्टिकुलर एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट ऑफ द टॉपिक में आपको पूछ लिया जाएगा कि इस टॉपिक कि इस एक्सपेक्ट को आप इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आप थ्रो लाइट कीजिए, मतलब उस टॉपिक को आप क्लियरली समझाइए, एलेबोरेट कीजिए, एक्सप्लेन आपसे काफी बार पूछा जाता है, राइट। हाईलाइट, जैसे कि कोई पर्टिकुलर स्कीम हो गई तो आपसे पूछा जाएगा हाईलाइट द प्रोविजंस ऑफ दिस स्कीम, तो वहां पर आपको जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आपका एनालिसिस नहीं पूछा जा रहा है, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि फॉर और अगेंस्ट में आप बताइए, बट यहाँ पर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है जो भी टॉपिक है उसकी डेप्थ में नॉलेज आपको हो। आई थिंक आपको कैटेगरी वन समझ में आ गया होगा। इसके कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसकी नेशनल वाटर सेट प्रोजेक्ट के बारे में है कि किस तरीके से उसका जो इम्पैक्ट है इनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, जो कि वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज हैं वहां पर किस तरीके से उसका इम्पैक्ट पड़ा है। तो आपने जहां पर भी अपने करंट अफेयर्स मटेरियल या कहीं पर भी आपने ये चीज पढ़ी होगी, तो उसके आपको इम्पैक्ट क्लियरली होंगे, तो वो आपको डायरेक्टली एनुमरेट करने हैं, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये भी एक थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया स्टैटिक पार्ट से, तो ये जो कैटेगरी वन है ये स्टैटिक पार्ट से थोड़ा ज्यादा रेलेवेंस रखता है। फिर अगर हम कैटेगरी टू में आए, तो कैटेगरी टू में आता है डिस्क्राइब, एनुमरेट, इंडिकेट और ब्रिंग आउट। अब ये वाले और कैटेगरी वन आपको देखने में भले ही सिमिलर जैसे लग रहे होंगे, बट इनमें हल्का सा डिफरेंस है। देखिए कैटेगरी वन में जो क्लैरिफिकेशन है, तो अगर क्लैरिफाई आप करोगे उस किसी भी टॉपिक को, तो आप अपनी समझ से करोगे, तो अपनी समझ से अपनी लैंग्वेज को, खुद की लैंग्वेज को यूज करके करोगे ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी समझ से आपको कितना ये चीज आती है और आप इसको किस तरीके से समझाते हैं। बट कैटेगरी टू के जो कीवर्ड्स है, ये चाहते हैं कि उस टॉपिक को आप एज इट इज बताइए, जरूरी नहीं हो कि एग्जैक्ट टर्म्स में बताइए, बट जो कीवर्ड्स रहने चाहिए जो जहां से भी आपने पढ़ा है ये लगभग सेम हो। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि एनुमरेट, तो एनुमरेट का हिंदी में अनुवाद होता है कि गिनाइए, मतलब कि जो भी पर्टिकुलर स्कीम है आप हमको उसके सारे के सारे प्रोविजन गिना दीजिए, राइट। आप इंडिकेट कर दीजिए इस पर्टिकुलर स्कीम या इस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड ये वाले कॉन्टेक्स्ट की चीजें आप ब्रिंग आउट कर दीजिए, डिस्क्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिविटी आप समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिविटी कैटेगरी टू में ज्यादा रहेगी विद रिस्पेक्ट टू कैटेगरी वन। कैटेगरी वन में आप तब भी सब्जेक्टिव हो सकते हो, आप अपने तरीके से समझा सकते हो जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर, बट डिस्क्राइब, एनुमरेट, इंडिकेट, ये सारे चाहेंगे कि आप उन फैक्ट्स के बेसिस पर ज्यादा रहो, है ना, उन फैक्ट से लिंक्ड रहो और उन फैक्ट्स के साथ ही साथ सब्सटेंशिएट करते जाइए डेटा के साथ, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन देख लेते हो तो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में जो भी इनडायरेक्ट टैक्स को सब्स्यूम किया है उसको एनुमरेट कर दीजिए। अभी आप देखेंगे ये प्योर फैक्चुअल चीज हो गई। इससे ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें आपसे बिल्कुल भी एनालिसिस पूछा है नहीं, इसमें एनालिसिस नहीं पूछा है, इसमें डायरेक्ट आपका पूछ ली जाएगी आपको कितना इस चीज के बारे में नॉलेज है। लेकिन यहाँ पे भी डेप्थ आपकी चेक नहीं की जा रही, क्योंकि डेप्थ चेक करने के लिए आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपसे एक्सप्लेन नहीं पूछा गया, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगी एनुमरेट कर दीजिए, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको कैटेगरी वन और कैटेगरी टू में देखने को मिल जाएगा। अब देखिए अगर हम कैटेगरी थ्री के देखें, तो कैटेगरी थ्री में जो प्रूव, सब्सटेंशिएट या गिव आर्ग्यूमेंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्टेटमेंट, तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा आपसे, यहाँ पर आपसे जो अगेंस्ट वाले व्यूज हैं उस स्टेटमेंट को लेकर वो आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे हैं। आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो भी स्टेटमेंट लिखा गया है यहाँ पर सामने, राइट, जो भी स्टेटमेंट जैसे बोला गया कि प्रूव दिस स्कीम इज बेनिफिशियल फॉर द पुअर्स, तो अगर आपसे ऐसा कुछ पूछा गया है तो आपको उस चीज को कितना ज्यादा आप प्रूव करने के लिए फॉर में आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, वो सारे आर्ग्यूमेंट्स आपको लिखने हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको उसको सब्सटेंशिएट करना है विद द फैक्ट्स, फिगर, डेटा, रिपोर्ट्स, इन सारी चीजों को मिलाकर आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ता है। हालांकि यूपीएससी ऐसे
कीवर्ड्स को यूज काफी कम करती है, क्योंकि यहाँ पर एक मोनोटोनी आ जाती है, एक मोनोपोली आ जाती है कि हाँ यही सही है, और दूसरा पक्ष को सुनने का मौका कम मिलता है। बट ये चीज कभी कभी यूपीएससी यूज कर सकती है। हालांकि जो साइंस ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें काफी ये यूज हो जाता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये प्रूफ करके बताइए ये पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट या ये पर्टिकुलर इक्वेशन वैलिड है या नहीं, ये प्रूफ कीजिए। तो वहां पर क्योंकि सही या गलत का ही सीन होता है, तो ये वहां पर आपको ये कैटेगरी 3 वाले जो चीजें हैं उनको मिल जाएंगे। जैसे कि आर्ग्यूमेंट का आ गया किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लिखकर, तो वहां पर आपको उस स्टेटमेंट के लिए, मतलब उसके खिलाफ नहीं, उसके लिए जो कि उसको सपोर्ट करे, ऐसे कुछ फैक्ट्स, फिगर, डेटा, ये सारे आपको लिखने पड़ेंगे। राइट। तो कैटेगरी 3 आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी के ऊपर, जो होता है कैटेगरी 4, एग्जामिन, पोस्टमार्टम एंड एनालाइज। ठीक है। यहाँ पर जो एग्जामिन और एनालाइज है, ये आपने काफी बार सुना होगा। देखिए यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमको उस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना होगा कि वो क्या पूछ रहा है। जैसे ही हमने ये देख लिया कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपके मन में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एक बताया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद कुछ फैक्ट्स, फिगर, डेटा, और आप अगर आर्ग्यूमेंट उसमें पूछे गए हैं तो फॉर में, अगेंस्ट में। तो यहाँ पर एनालाइज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप उसके अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट भी तैयार करके रखें। कि जैसे कि किसी पर्टिकुलर बिल गवर्नमेंट ने पास किया, तो हमने बता दिया कि इसके ये प्रोविजंस हैं। फॉर में मतलब कि इस प्रोविजन से क्या क्या लाभ होगा, और अगेंस्ट में कि मतलब ये जो बिल है, ये हालांकि अच्छा है, बट इसमें ये कुछ कमियां हैं जो अगर सुधार हो जाए तो काफी चीज अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती हैं। तो ऐसी चीजें आती हैं कैटेगरी 4 में, जहाँ पे आपसे एग्जामिन और एनालाइज और पोस्टमार्टम करने की, पोस्टमार्टम मतलब उस पर्टिकुलर इशू का पोस्टमार्टम करने की बात करते हैं। ठीक है। और ये वाला जो आपका पैटर्न या स्ट्रक्चर रहेगा, ये मोस्टली यूपीएससी के सारे ज्यादातर आंसर्स में अप्लाई हो जाता है। मान लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या लिखें, तो ये वाला जो एग्जामिन वाला पैटर्न है, आप इसको ही एक बेसिस के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपसे एक पूछ लिया जाएगा, एग्जामिन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करना है आपको, फॉर और अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट देने हैं। ठीक है। अब ये वाला जो यहाँ पे जो क्रिटिकली वर्ड है, यही हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है। बेसिकली कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 कोई अलग कैटेगरी नहीं है, बट मैंने इनको इस तरीके से डिवाइड इसलिए कर दिया गया है ताकि जो कैटेगरी 5 है, जो क्रिटिकली एनालाइज, डिस्कस, क्रिटिकली इवेल्युएट, क्रिटिकली एग्जामिन, जो सबसे फेवरेट है यूपीएससी का, और सबसे ऑलमोस्ट सारे जो आंसर्स होते हैं वो इसी फॉर्मेट में बनते हैं, वो ये है। देखिए इसमें क्या होता है, तो बेसिकली इसमें आपको उस इशू को लेकर आपके पास सारे के सारे पॉइंट्स होने चाहिए। सबसे पहले उस इशू की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। बट ये उस इशू की इन डेप्थ नॉलेज होने के बाद जो आपका एनालिसिस बनता है उस इशू से, कि उस इशू को समझने के बाद आपको क्या लगा, राइट। तो वो यहाँ पर पूछा गया है आपसे। उस इशू के ज्यादा डाटा, फैक्ट्स, फिगर, वो तो आप इंट्रोडक्शन में लिख ही सकते हैं, बट उसको आपको लिमिट रखना है, क्योंकि वर्ड लिमिट हमारे पास है, टाइम लिमिट हमारे पास है। बट यहाँ पर उस पर्टिकुलर इशू को जो भी क्वेश्चन में पूछा गया, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कैटेगरी 1 में हम एक टॉपिक की बात कर रहे थे, बट कैटेगरी 5 में हम इशू पे आ गए। तो उस इशू पर आपको पूरी तरीके से एनालिसिस करना होगा। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, डिस्कस वाले एग्जाम्पल से, कि performance of the welfare scheme that are implemented for the vulnerable section is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process। मतलब इसमें ये पूछा बोला गया है कि जो वल्नरेबल सेक्शन है उसके लिए काफी सारी वेलफेयर स्कीम्स लाई गई हैं, बट उनका इन्वॉल्वमेंट इन स्कीम्स में उतना ज्यादा नहीं है। तो क्या है, वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। तो यहाँ पर आपसे बोला गया डिस्कस। तो आपको इस तरह से निकार नहीं देना है कि हाँ ये तो सच है और बिल्कुल कोई स्कीम काम नहीं कर रही है। यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन देंगे आप, फिर आपको बताएंगे कि हाँ ये स्कीम काम कर रही है, इस जगह पे इस स्कीम ने काम किया है। फिर आप उसके कौन से, या फिर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट बताएंगे कि अरे बट इस स्कीम के द्वारा कुछ कुछ जगह पर जो जो लैक्यूनास हैं वो यहाँ पर ये चीज इफेक्ट कर रहे हैं। अगर
हम इस इश्यूज को सॉल्व करना चाहे तो क्या क्या चैलेंजेस, यहाँ पर आपको चैलेंजेस भी बताना पड़ेंगे, क्या क्या चैलेंजेस इस पर्टिकुलर इशू में आते हैं। वो चैलेंजेस आप एड्रेस करो कि नंबर वन ये चैलेंज है, अगर हम इन्वॉल्वमेंट लाना चाहें लोगों का इन पर्टिकुलर स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में तो ये चैलेंजेस आएंगे। और बाद में आप सॉल्यूशन भी अगर दे सकें, अगर आपका वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट बचता है तो उसके साथ आप वे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड जो है यहाँ पर यूज होना ही चाहिए, जो क्रिटिकली एनालाइज है, क्रिटिकली इवेल्युएट है, क्रिटिकली एग्जामिन है, क्योंकि यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर इशू का एनालिसिस कर रहे हैं। राइट, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, उसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। आपके पास पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स होने ही चाहिए, और पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स आप पहले लिखेंगे तो क्या होता है कि एक अच्छी इमेज बनती है। तो आप पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स को आप पहले लिखें और नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स को आप लास्ट में लिख सकते हैं। राइट, और डिस्कस हमने समझ लिया है कि डिस्कस क्या होता है। डिस्कस में बेसिकली आपको फॉर और अगेंस्ट में आर्गुमेंट देखिए, डिस्कस का मतलब अगर नॉर्मल देखें तो जो टीवी डिबेट पे डिस्कशन होती है वैसा नहीं, यहाँ पर आपको एक कंक्लूजन पर आकर पहुंचना ही होता है, क्योंकि कुछ तो कंस्ट्रक्टिव निकले, आपने डिस्कस किया। डिस्कस मतलब आप दूसरे की बात सुन रहे हो और अपनी बात कुछ कह रहे हो। जब ये संवाद हुआ तो यहाँ से कुछ तो रिजल्ट निकलेगा, जो कुछ रिजल्ट निकलेगा वही हमारा कंक्लूजन होगा। इनकंक्लूसिव डिस्कशन का कोई मीनिंग होता है नहीं। तो यहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर इशू को डिस्कस करना है, आपको फॉर्म में देना है कि हाँ ये इशू के ये बेनिफिट्स हैं, नेगेटिव में दिखाना है कि इस इशू के ये नुकसान है, और आपको कंक्लूजन लिखना है कि आप जिस भी साइड में कंक्लूड करना चाहें, आपकी मर्जी है। आप चाहे फॉर्म में कंक्लूड करें या नेगेटिव में कंक्लूड करें। अगर टॉपिक बहुत ज्यादा गवर्नमेंट पॉलिसी ओरिएंटेड है और कोई एक ऐसी स्कीम ले ली है कि जो बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट जिसको वो कर रही है, फोस्टर कर रही है, काफी हाईलाइट कर रही है, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर बचें और पॉजिटिव वे में ही लेके चलें। वरना आप कोई भी अपना जो आपका व्यू पॉइंट है वो आप ले सकते हैं। राइट, तो हमने इस इशू को भी पूरी तरीके से समझ लिया है। फिर तो कैटेगरी 6 देख लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो भी डायरेक्टिव टर्म्स यूज किए गए हैं, इनमें आपका जो भी पर्टिकुलर व्यू पॉइंट है उसको यहाँ पर आपको क्लियरली रखना होता है। यहाँ पर अगर आप जो भी आपका पर्टिकुलर व्यू पॉइंट है उसकी अगर अगेंस्ट में कुछ टर्म्स, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स लिख दें तो ये आपके क्वेश्चन को और ज्यादा ब्यूटीफाई करता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो भी व्यू पॉइंट है अल्टीमेटली लास्ट में आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो अगेंस्ट में ज्यादा बचे। ठीक है, तो ये आपको रेशियो उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। और अपना जो भी आर्ग्यूमेंट है, जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि डू यू एग्री विद दिस पर्टिकुलर थिंग, या हाउ फार डू यू एग्री विद दिस थिंग, और टू व्हाट एक्सटेंट, तो ये सारे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से कितना एग्री करते हो। तो यहाँ पर जो भी आपका व्यू है वो आप लिखिए और उसको डेटा, फैक्ट्स, फिगर इन सबके साथ सब्सटेंशिएट कीजिए। राइट, फैक्चुअल डेटा के साथ सब्सटेंशिएट कीजिए। और अगर आप इसमें थोड़ा सा अगेंस्ट में, अपने खुद के अगेंस्ट में जाके भी लिखते हैं वो लिख सकते हैं, बट उसका जो नंबर है वर्ड लिमिट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, और हमेशा जो रेशियो है उसका कम ही होना चाहिए, और ज्यादा अपने व्यू पॉइंट को ही आपको दिखाना है। कैटेगरी 6 में यहाँ पर क्या है कि ज्यादातर आप देखोगे यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो एक नेगेटिव कोनोटेशन के साथ बनेंगे। मतलब कि आपको लगभग एक गलत चीज बोल दी जाएगी कि, और आपसे पूछा जाएगा कि कितना ज्यादा आप इस चीज से एग्री करते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि कितने ज्यादा एग्री करते हैं आप कि जो फार्मर सुसाइड है ये ये दिस इज इररिलेवेंट एंड वी शुड नॉट फोकस ऑन दैट। तो हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि फार्मर जो सुसाइड है ये भले ही एक तरीके से बहुत ही बुरी चीज है, बट इसके कुछ रीजंस हैं। जो रीजंस हैं वो पर्टिकुलर हमारा जो सिस्टम है एग्रीकल्चर का इसमें है। तो फिर आपको इस तरीके से सब्सटेंशिएट करने पड़ेंगे पूरा डेटा देके। तो ज्यादातर ये क्वेश्चंस कैटेगरी 6 के जो बनते हैं वो नेगेटिव कोनोटेशन में बनते हैं, तो उनको आपको नो करके आंसर देना होता है। ज्यादातर मैं सारी की सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्टली यहाँ पर ये होता है। ठीक है, तो ये आपको एक आइडिया मिल गया कि टू व्हाट एक्सटेंट। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसका कुछ क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर का देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो क्या बोला गया है कि यहाँ पर तो कमेंट वाला है, तो ये पूछी जाएगी एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी इज द सिने क्वा नॉन टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल दिया गया कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पाने के लिए हमको अफोर्डेबल, रिलायबल एनर्जी वगैरह तो चाहिए ही चाहिए। अब ये तो एक बहुत ही पॉजिटिव कोनोटेशन में दिया है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है
कि इंडिया की जो प्रोग्रेस है ये कितनी है। तो आपका जो भी व्यू पॉइंट रहेगा, जितने भी आप चीजें लेंगे उनको पर्टिकुलर सब्सटेंशिएट करते जाइए और बताते जाइए कि कहाँ कहाँ पर लेक्यूनास है, ये भी आप बता सकते हैं। बट यहाँ पर जो पॉजिटिव्स हैं ये हमेशा ज्यादा होने चाहिए, ठीक है, ताकि आपका जो आंसर है वो एक पॉजिटिव वाइब दे, राइट। कैटेगरी 7 में देख लेते हैं। कैटेगरी 7 में तो काफी ज्यादा आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका पर्टिकुलर इस चीज के बारे में क्या आपके पास सजेशंस है। बट यहाँ पर बहुत ज्यादा व्यू पॉइंट देने की जरूरत नहीं है। बट इसमें आपको ये याद रखना है कि आपका जो जो भी आप आंसर लिखें उसमें आप पहले मेंशन करें कि क्या क्या गवर्नमेंट ने इस चीज को लेकर स्टेप्स लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ स्टेप्स तो कॉन्स्टिट्यूशन ने, साथ ही साथ जो लीगल लीगल एक्ट्स वगैरह होते हैं, तो लीगली भी कुछ पर्टिकुलर मेजर्स रहेंगे, तो कुछ ना कुछ मेजर्स तो पहले से ही लिए रहेंगे। उसके बाद अब आप क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक चैलेंजेस का बॉक्स बनाना पड़ेगा। उस चैलेंज में ये चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, फिर आप लिखेंगे कि अपने सजेशंस इस पर्टिकुलर चीज में हमारा सजेशन ये है। फिर आप उसके काफी सारे डायमेंशंस खोल सकते हैं कि अगर ये वाला सोशली ये वाले सजेशंस है, इकोनॉमिकली ये वाले सजेशंस है, पॉलिटिकली ये वाले सजेशन, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड द connotation in which the question is asked, आप ये चीज को आंसर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको कुछ चीजें यहाँ पर याद रखनी है। पहला कि सभी सजेस्ट मेजर पूछा जाए तो आपको उनको सब्सटेंशिएट कैसे करोगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कमिटीज, ठीक है, पर्टिकुलर आर्टिकल्स, हो सकता है वो फंडामेंटल ड्यूटी से हो, फंडामेंटल आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से हो, फंडामेंटल राइट से हो, वो सारे आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। आपका कोई भी कमीशन या कमिटीज वगैरह रिपोर्ट कोई पर्टिकुलर आई है, या फिर किसी लॉ कमीशन ने ये चीज बोली है, या फिर सेकेंड एआरसी रिपोर्ट जो है उसमें ये पर्टिकुलर चीज बोली गई है, तो ये सारी चीज अगर आप उसको मेंशन करते हैं तो आपके जो आपने जो भी मेजर सजेस्ट किए गए हैं तो उनको आप एक तरीके से सब्सटेंशिएट यहाँ पर कर रहे हो, राइट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हंगर एंड पॉवर्टी आर द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया स्टिल टुडे। Evaluate how far successive governments have progressed in dealing with these humongous problems, suggest measure for the improvement। तो स्टार्टिंग में तो आ गया इवेल्यूएट वाला, तो कुछ कुछ क्वेश्चन में आप देखोगे कि दोनों जो डायरेक्टिव्स हैं वो साथ में भी यूज किए जा सकते हैं। अब स्टार्टिंग में आपको इवेल्यूएट करना है, जो इवेल्यूएट है कितना दूर, मतलब हाउ फार इन्होंने सक्सेसिव गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस किया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको वो जो कैटेगरी यहाँ पे बताया था मैंने कैटेगरी 6, तो यहाँ पर आपको अपना व्यू पॉइंट लिखना है कि इतना इतना इन लोगों ने गवर्नमेंट ने सक्सीड किए हैं, और उसके आपको वैलिड पॉइंट्स देने होंगे कि हाँ इतना किए हैं। तो उसके बाद आपको जब सजेस्ट मेजर पूछा जाए तो आप किस तरीके से सजेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको काफी सारी कमीशंस या रिपोर्ट्स, कमिटी, राइट, यहाँ पर आपको लॉ कमीशन, सेकेंड एआरसी, ये सारी चीजों को लेकर, या पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल या डीपीएसपी, ये सारी चीजों को लेकर आपको मेजर्स को सजेस्ट करना पड़ेगा। आप उस टेक्नोलॉजिकल साइड भी जा सकते हैं, तो इस तरीके से आप ये चीज को एड्रेस कर सकते हैं। कुछ मिसलेनियस चीजें हैं, जो कुछ मिसलेनियस डायरेक्टिव्स हैं जो काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि डिफाइन, अब ये काफी कम आने लगा है, पहले के टाइम पर ये काफी आते थे। बट डिफाइन में क्या करना होता है, आपको आपसे फॉर और अगेंस्ट यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपसे डायरेक्टली प्रिसाइज टर्म्स में डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर किसी भी टॉपिक का जिसके बारे में ये पूछा गया है, तो उसको आप उसकी आप प्रिसाइज टर्म्स में मीनिंग बताइए कि वो टॉपिक क्या है, और एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दे दीजिए। और अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक की काफी सारी डेफिनेशन एग्जिस्ट करती हैं, इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट करती हैं, तो वो आप लिख दीजिए कि दिस इज वन ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन, और दिस ऑल्सो डेफिनेशन इज एग्जिस्ट और द इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट। कंपेयर में क्या करना होता है, कंपेयर में तो आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे कि दो पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी जाएंगी या फिर दो पर्टिकुलर चीजें दे दी जाएंगी, उनको सिमिलर बेसिस पे आपको कंपेयर करना होता है। सिमिलर बेसिस का मतलब क्या है कि दो स्कीम्स ले ली मैंने, तो उन दोनों स्कीम्स का एक सिमिलर बेस हो गया कि हाउ मच पॉपुलेशन डू दे केटर, तो इसको लेकर आपने को कंपेयर कर देना है। तो आप इसको एक टेबल फॉर्मेट में अगर आप कर दें तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और कॉन्ट्रास्ट में, तो कॉन्ट्रास्ट में बेसिकली आपको दो चीजों के बीच में डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस जो कि एकदम स्टार्क हो, तो सबसे पहले जो स्टार मतलब जो दो चीजों के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस वाली चीजें उनको ऊपर लिखना पड़ता है, और इस तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, टेबल वाला इज वन ऑफ द वे। और एसएस में तो ये बेसिकली आप
उस चीज को जो कैटेगरी 6 में हमने देखा था कि हाउ फार डज दिस इज वैलिड, तो आपको यही चीज एसएस में भी आपको यूज करनी होती है और आपको समझानी होती है कि हाउ फार दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट और दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज वैलिड इन योर कॉम्पिटेंस, मीन्स वट एवर यू थिंक ऑफ द टॉपिक। तो ये आपको समझाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो भी इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स थे उनको कम से कम समय में एक सिस्टमेटिक वे में कवर करने की कोशिश की है। और अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कुछ क्वेश्चन रह गया हो इस पर्टिकुलर सेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।